बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम बैक टू उमर फ़ारूक स्टडी एंड जनरल इंफॉर्मेटिव लेक्चर चैनल। आई एम उमर फ़ारूक एंड टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस, कि हम ये प्लांट्स के ऊपर ये जो डिजीज अटैक करती हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिजीज कैसे डेवलप होती है ऑन द प्लांट्स के ऊपर और उसकी काजेस क्या होती हैं, कि प्लांट्स के ऊपर डिजीज क्यों आती हैं। उसको बड़ी तफसील से हमने डिटेल से उस लेक्चर को डिस्कस किया था। इससे पहले अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो वो लेक्चर वॉच कर लें। उसके वॉच करने से आपको ये लेक्चर समझने में बहुत इजी होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो डिजीज़ होती हैं हमारी वेजिटेबल्स की, हमारी क्रॉप्स की, ये बहुत ही डैमेज देते हैं हमारी कंट्री को, हमारे किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक्स चूँकि ज़राअत पर मुनहसर करती है। तो अगर उनमें डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होगा तो एक तो इकोनॉमिक डिक्रीज होगी ही होगी, उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा डिजीज़ का हमला है, जो हमारी ऊपर सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं हमारी खाने की काबिल होती हैं, उन पे डिजीज़ का ज़्यादा अटैक हो तो उनसे डेथ भी काज हो सकती है। जैसा कि 1840 से ले 1848 में ये पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ जो हुई थी, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद 1942 में सपोर्ट ऑफ राइस, इसकी वजह से भी 5 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो अगर इन डिजीजेस से प्लांट्स को ना बचाया जाए तो हमारी जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, हमारे खाने के काबिल जो क्रॉप्स होती हैं, इन पे डिजीज अटैक करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इन डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके 2 हेड्स होते हैं इसको कंट्रोल करने के, पैराफाइलेक्सिस और सेकंड इज इम्यूनाइजेशन। पैराफाइलेक्सिस क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ, ये जो पैराफाइलेक्सिस है ये क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, यानी जो होस्ट है इसको पैथोजन से बचाया जा सके, इस पे पैथोजन अटैक ना करे। अगर इसने अटैक कर लिया तो नेक्स्ट हमारा मल्ला होगा उसको टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन से बचाया जाए। फर्स्ट हमारा ये जो स्टेप्स होगा, फर्स्ट हमारी ट्राई होगी कि उस पर कोई भी पैथोजन अटैक ही ना करे। लेट उसने अटैक कर भी दिया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको इन्फेक्शन से बचाया जाए। लेकिन उस पर यानी अगर अटैक हो भी गया उसके ऊपर हमने कंट्रोल मेजर्स को अपने अप्लाई करके हमारे केमिकल्स या जिस तरह की वो डिस्कस लेटर करते हैं कि उनको अप्लाई करके उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो ये जो पैराफाइलेक्सिस है इसकी जो स्टेप्स हैं इनमें ये मेथड इस्तेमाल होते हैं। ये क्या है? एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है? प्रोसेस टू टेकिंग द पैथोजन अवे फ्रॉम द होस्ट, यानी इसको होस्ट के नजदीक ही पैथोजन को ना जाने दिया जाए, तो ये एक्सक्लूजन होगा। तो एक्सक्लूजन में यानी पैथोजन की को उसको होस्ट के ऊपर अटैक ही नहीं करने देना। तो एक्सक्लूजन में जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप जो इसमें एक्सक्लूजन में होता है वो है क्वारंटाइन, second is inspection, and third is certification। क्वारंटाइन, ये जो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन में ये क्या किया जाता है? टू कीप अवे द पैथोजन फ्रॉम द होस्ट, यानी होस्ट से इसको दूर रखा जाता है। इसके बाद इस पर लोकल रिस्ट्रिक्टेड और अप्लाइड इन अ ग्राफ्टिंग मटेरियल सच एज सीड्स एंड सीड्स ट्यूबर्स एंड रूट्स वगैरह को, यानी ये जो रूट्स होती हैं या जो ये जो क्रॉप्स इस तरह के सीड्स होते हैं या ट्यूबर्स होते हैं, जो ग्राफ्टिंग मटेरियल होता है, इनको आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा यानी ज्यादा इनको आउट नहीं जाने दिया जाता। सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाती है, उस पर पाबंदी आयद की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सीड्स
आउट ऑफ कंट्री से बाहर ना जाए या आउट ऑफ कंट्री से हमारी कंट्री में ना आए कि डिजीज ट्रांसफर होकर और कंट्री में चली जाती है। तो सबसे पहले 1912 में ये रूल बनाया गया था फॉर द क्वारंटाइन के लिए यूएसए में ये जो 1912 में ये रूल बनाया गया था। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन मीन टू एग्जामिन आवर क्रॉप्स इन वेरी ब्रीफ लुक, यानी उसको बड़े ऐसा अंदाज से उसमें देखना कि हमारी ये डिजीज के हमारी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स के ऊपर डिजीज ने आया कि हमला किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो ये इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इसी में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरेडिकेशन। नेक्स्ट है एरेडिकेशन क्या है? एरेडिकेट मतलब टू रिमूव the removal of pathogen from the host। होस्ट से हम पैथोजन को रिमूव करेंगे। तो ये जो एरेडिकेशन के ये जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला इसका जो एरेडिकेशन का स्टेप है, हाँ एरेडिकेशन टू टाइप्स की होती है। एक होती है कल्चरल एरेडिकेशन, सेकंड इज फिजिकल एरेडिकेशन, ये जो स्ट्रक्चर पहली है फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि कल्चरल एरेडिकेशन क्या होगी। ये जो कल्चरल एरेडिकेशन है इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एरेडिकेशन क्रॉप रोटेशन, थर्ड इज सैनिटेशन। अब एरेडिकेशन को डिस्कस करते हैं। एरेडिकेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। हम इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो उसका पार्ट इन्फेक्ट किया हुआ है उसको हम उसमें से पैथोजन को रिमूव करेंगे, तो ये क्या है? एरेडिकेशन होगी। अब ये जो एरेडिकेशन है ये पहला फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट से होती है। दूसरा हमारे पास है हम इसकी ये जो पैथोजन है उनको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी किसी भी इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट जो उसका पार्ट्स यानी प्लांट का कोई पार्ट अगर इन्फेक्टेड है उसमें से हम रिमूव करेंगे। रोगिंग ये होती है कि अगर कोई हमारी सीड्स के दानों में से बहुत सारे सीड्स हैं उनमें से कोई दाने पर अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको अलग करेंगे, उसको कट ऑफ करेंगे। या लेट हमारे ऊपर ये जो सिट्रस के बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर सिट्रस प्लांट्स में से कोई एक प्लांट का यानी एक पौधा अगर उस पे डिजीज ने अटैक किया हुआ है तो उस प्लांट्स को क्या कर देंगे, उसको डाई कर देंगे, उसको वहां से उधर उसको डिस्ट्रॉय करके उसको जमीन में गाड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट होस्ट, यानी जो उसका अल्टरनेट होस्ट होगा। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट करती हैं, जैसे रास्ट है तो ये जो रास्ट है दे अपना ये लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट करता है। एक है इसका वीट, दूसरा है बर्बरी। अगर तो इसका अल्टरनेट होस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर दें यानी बर्बरी को अगर हम उसको खत्म कर दें तो इसकी वजह अपना ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से इसकी ये फिर अब ऐसा स्लोली खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिजीज खत्म हो सकती है। तो नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन क्या होती है? यानी अगर कोई भी एक फसल एक ही जमीन पर बार बार काश्त हो रही है तो उसमें उस डिजीज का अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इफ
if similar crop is harvested on similar field from years, then disease will अटैक। अगर कोई भी क्रॉप उसके ऊपर बार बार उसका एक ही हम जमीन के ऊपर बार बार उसी को काश्त कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिजीज के अटैक होने के चांसेस होते हैं। अगर हम कोई ने जैसे हमारी सॉइल बर्निंग है, सॉइल बर्निंग में हम ज्यादा से ज्यादा सॉइल बर्निंग में अगर बार बार वही हम काश्त कर रहे हैं फसल तो उसमें वो डिजीज उसी क्रॉप्स के ऊपर हर साल उसमें लगती है। फर्स्ट में कोई एक इंसेक्ट है या पैथोजन है तो उसने वो हर साल वहां आता है और उस डिजीज को डिस्ट्रॉय करता है, वहां से वो फूड लेता है तो वो हर साल अपेयर होगा। इसके अपोजिट अगर हम उसकी जगह कोई और क्रॉप लगा देंगे तो जब वो इंसेक्ट या जो पैथोजन आएगा उसमें वो उसकी जो सुइटेबल उसके लिए क्रॉप होगी वो नहीं होगी तो वो क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, जिस वजह से ये डिजीज को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारे लिया में अगर देखा जाए या इर्द गिर्द के इलाकों में देखा जाए तो ये जो तिल्ली है या बर्निंग है किसी और भी क्रॉप्स की वो ज्यादा से ज्यादा इसी वजह से होती है। हम एक ही क्रॉप को एक ही फील्ड पे बार बार जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर क्रॉप रोटेशन कर दी जाए तो ये इसमें चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सैनिटेशन। ये सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा। मींस अगर कोई भी हमारे प्लांट्स के क्रॉप्स में या प्लांट्स में कोई भी अगर एक पौधा वो इन्फेक्टेड है या उसका कोई भी पार्ट इन्फेक्टेड है तो उसको कट कर दें जिसकी वजह से ताकि नेक्स्ट जो है डिजीज स्प्रेड ना हो। तो इसी तरह दूसरी भी प्रैक्टिस ऐसे होती हैं कि उसको हम मोर विगरस हमारे जो प्लांट्स होने चाहिए मोर विगरस होने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत हो ताकि वो पैथोजन की डिजीज को रेजिस्ट कर सकें। तो ये सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट जो है फर्स्ट हमने ये इसकी रिमूवल में दो मेथड्स को देखा था, कल्चरल मेथड और फिजिकल एरेडिकेशन मेथड। तो अब हम देखते हैं फिजिकल एरेडिकेशन मेथड क्या है। एरेडिकेशन के टू मेथड्स पहले हमने डिस्कस ये कर लिया है, ये कल्चरल एरेडिकेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल एरेडिकेशन क्या होती है। तो फिजिकल एरेडिकेशन में जो सबसे पहली चीज जाती है वो इसका होता है सर्जरी, वाटर ट्रीटमेंट, जी तो विवंस तो फिजिकल मेथड में हमारा ये होगा सर्जरी होगी, नेक्स्ट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट एयर एंड लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। यानी हम प्लांट्स को या सीड को इन फिजिकल ये जो मेथड हम 4 डिस्कस किए हैं इनसे भी डिजीज से बचा सकते हैं। सर्जरी क्या है, द रिमूवल ऑफ, सर्जरी है द रिमूवल ऑफ पैथोजन from localized part of plant। ये सर्जरी द रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, सर्जरी के जरिए उसको काट करके उसमें से जो पैथोजन होता है इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है इन्फेक्टेड पार्ट्स को सर्जरी करेंगे, उसको कट आउट करेंगे, उसमें से ये जो पैथोजन होगा उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर ये क्या होती है बॉटियक्स मिक्सचर स्प्रे या नेल पॉलिश की स्प्रे कर देंगे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये जो वॉन्ट्स होते हैं वॉन्ट्स के जरिए जख्म के जरिए ये जो इंसेक्ट्स या पैथोजन होते हैं इनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उनमें एंटर होने के, इसलिए उनके एंट्रेंस को रोकने के लिए हम जो या तो बॉटियक्स मिक्सचर स्प्रे की उस पर स्प्रे कर देते हैं या ये भी ना हो तो नेल पॉलिश उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि उसमें और ये पैथोजन एंटर ना हो सके। तो ये जो सर्जरी होती है ये लोकलाइज्ड डिजीज में हो सकती है।
लेट यानी एक होती है सिस्टमिक डिजीज और एक होती है लोकलाइज्ड डिजीज। ये जो सिस्टमिक डिजीज होती है ये होल प्लांट में ये सेपरेट की होती है, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में सेपरेट की होती है। व्हाइल अवर ये जो लोकलाइज्ड डिजीज होती है इट अकर इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट, ये वही स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट को हम उसको कट करेंगे, उसमें से जो पैथोजन होगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट हॉट वाटर है। हॉट वाटर ये जो वाटर होगा हम सीड्स को हॉट वाटर में डालेंगे और उसका टेम्परेचर कितना होगा 54 सेंटीग्रेड और 10 मिनट्स के लिए हम डालेंगे, उसमें रखेंगे मिनट्स के लिए। और ये 54 से अबव भी ना हो लो भी ना हो, क्योंकि 52 पे ये फंगीसाइड जो भी पैथोजन होता है वो किल नहीं होता, और 44 से अबव जब हम आगे प्रोसीड करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये जो सीड्स होता है उसका जो वो किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इसका ये टेम्परेचर का ख्याल किए 44 ही होना चाहिए और 10 मिनट के लिए हम उसमें इसको डिप करेंगे सीड्स को। इसके बाद है क्लाइमेट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड होता है और इसके लिए 54 से लेकर 60 आवर्स के लिए हम सीड को वाटर में रखेंगे। इसमें ये जो पैथोजेंस होंगे सीड्स में वो इसमें डाई हो जाएंगे। इसका लो टेम्परेचर है। ये जो हमारे पास फ्लैशी जो सॉफ्ट हमारे पास क्रॉप्स होती हैं उनके सीड्स को हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं। जब लो टेम्परेचर में रखते हैं तो उसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो किल हो जाती हैं। इसके बाद ये जो हॉट एयर है, हॉट एयर में ये 28 से लेकर 32 सेंटीग्रेड तक के लिए ये हॉट एयर टेम्परेचर होता है। इसमें हमारे पास ये जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो को हम ये हॉट एयर में रखते हैं। इसका टेम्परेचर 28 से लेकर 32 सेंटीग्रेड तक होता है, जिसकी वजह से इसमें पैथोजेंस किल हो जाता है। डायरेक्ट प्रोटेक्शन। डायरेक्ट प्रोटेक्शन में एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन और केमिकल कंट्रोल आ जाता है। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, तो एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस अवॉइडिंग फ्रॉम वांट एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिजीज फॉलोइंग मॉडिफिकेशन शुड बी टेकन, यानी अगर डिजीज को कंट्रोल करना चाहिए तो फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हमें लानी होगी। सबसे पहली मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है? मेक्स द प्लांट्स प्लांट विगरस। ये प्लांट्स को विगरस करना चाहिए यानी मजबूत करना चाहिए, उसको स्ट्रांग करना चाहिए। हम किस तरह इसको स्ट्रांग कर सकते हैं? सबसे पहले हमें उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो टाइम पर करनी चाहिए। उसमें जो उसकी सोइंग है उसकी यानी काश्तकारी वो टाइम पे करनी चाहिए। टाइम के साथ साथ उसमें ये जो इसमें इरिगेशन होती है उसको पानी टाइम पर लगाना चाहिए। उसका सॉइल मॉइस्चर जो लेवल होना चाहिए वो भी मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत लो भी ना हो, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी कमी ना हो। तो जब ये वीगर मजबूत होगा कोई भी प्लांट, उस पर अगर कोई डिजीज अटैक भी करती है तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, जिसकी वजह से वो डिजीज का उस पर क्या होता है हमला तो हो जाता है लेकिन उसमें उसकी डिजीज की सिम्टम्स अपेयर नहीं होती। तो विगरस उसको यानी ये जो प्लांट्स होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए। इसके बाद ये जो डिस्करेज द पैथोजन, ये जो प्लांट्स में होती है डिस्करेज द पैथोजन यानी उसके नजदीक पैथोजन ना आए। तो ये डिस्करेज कब करेगा? ये तब भी डिस्करेज कर सकता है अगर प्लांट बॉडी जो है विगरस है, वो मजबूत है, उसमें पानी की कमी नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं, बहुत ही मजबूत है। तो उसमें ये क्या होता है, ये पैथोजन आके अटैक करता भी है तो उसमें डिजीज काज नहीं कर सकता, वो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत प्लांट्स पैदा कर लेता है। तो इसके बाद अवॉइडिंग फ्रॉम द वांट्स, ये जो हमें काम करते हुए हमें उसमें वांट के लगने से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिजीज होती हैं वांट्स के जरिए बहुत तेजी से प्लांट्स में एंटर हो जाती हैं, जैसे TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है।
ये सबसे ज्यादा जो एंट्रेंस करता है वो वर्म्स के जरिए ही एंट्रेंस करता है। नेक्स्ट है हमारा बियोलॉजिकल कंट्रोल। बियोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द डिजीज। बियोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म to control the pathogen is known as biological method to control the disease। इसमें कुछ हमारे पास ये हशरात या इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ये पैथोजेंस को किल करते हैं और उनको खाते हैं, उनको ईट करते हैं। तो इस तरह अगर इस तरह के ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी क्रॉप्स के ऊपर अगर ज्यादा हो तो इससे भी डिजीज लेस हो सकती है। नेक्स्ट है जी लास्ट एंड नेक्स्ट पैराफाइलेक्सिस की ये जो स्टेज है वो है केमिकल कंट्रोल के। केमिकल्स अगर जो मेथड्स पहले इस्तेमाल किए इनसे भी डिजीज कंट्रोल नहीं, तो हमारे पास ये जो लास्ट हमारे पास स्टेप होता है वो केमिकल कंट्रोल होता है। सबसे पहले हमने ट्राई करनी है, जो पहले हमने मेथड्स पढ़े हैं ट्राई करें, उनसे डिजीज को कंट्रोल करें। अगर उनसे डिजीज कंट्रोल नहीं हो रही तो हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप होता है वो है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में द यूज ऑफ केमिकल्स टू कंट्रोल द डिजीज इज नोन एज केमिकल कंट्रोल to protect the plants from pathogen। तो ये जो होगा केमिकल कंट्रोल कहलाएगा। और केमिकल कंट्रोल में ये आ जाते हैं फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड एंड हर्बिसाइड। ये फंगीसाइड दो अल्फाज से फंगी एंड साइडी। फंगी का मतलब होता है फंजाई एंड साइडी का मतलब होता है किल करना, यानी ये फंजाई को किल करता है, ये इंसेक्ट्स को, ये बैक्टीरिया को, ये हर्ब्स वगैरह को कि जो किल केमिकल करता है उसे हर्बिसाइड्स कहते हैं। ये जो फंगीसाइड होता है ये जो ऐसा होता है केमिकल्स जो कि फंगस को किल करता है। तो ये जो फंगीसाइड होते हैं ये ऑलमोस्ट 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट, second is residual, direct and fourth is protective। कॉन्टैक्ट ये ऐसा फंगिसाइड्स होता है जो हम इसके प्लांट्स के ऊपर लीव्स में ऊपर ये फोलियर लीव्स डिजीजेस को कंट्रोल करता है। ये लीव्स के ऊपर बैठ जाता है, ये उसके इंटरनल टिश्यू में जो होता है अब्जॉर्ब नहीं होता, इसके ऊपर रहता है। और ये फंजाई की डिजीज, ये जो फंगस के अटैक से पहले स्प्रे करना होता है, इसको पहले ये उसके लीव्स के ऊपर पहुंचा हुआ हो, उसके ऊपर इसने तह बनी होती है जिसकी वजह से वो जो फंगी होती है वो डिजीज काज नहीं कर सकती, इवन के वो इसमें इंटर भी नहीं हो सकती। ये जो सेकंड होता है ये जो रेसिडुअल होता है ये इसके ऊपर होता है ये भी, लेकिन इसके इंटरनल टिश्यू में भी ये एब्जॉर्ब किया होता है। ये भी इसके फंगस के रीच होने से पहले इसको स्प्रे करना पड़ता है ताकि आने वाला जो नेक्स्ट फंगस है अगर वो आए, जो इसके ऊपर फंगस आए तो ये उसको डायरेक्ट किल कर दे और फंगस जो है प्लांट्स को डैमेज ना कर सके। इसके बाद होता है डायरेक्ट। ये फंगस ऐसा होता है अगर हमारी क्रॉप्स के डिजीज के ऊपर अगर वो फंगस ने अटैक किया हुआ होता है तो ये उसको ऊपर किया जाता है फंगस और उसके ऊपर फंगीसाइड और ये उसको उसी वक्त किल कर देता है। और ये जो प्रोटेक्टिव होता है ये हम ये अपनी ये जो सॉइल्स होती है, अपने सीड्स होते हैं, इसके ऊपर इसका स्प्रे करते हैं या इसके ऊपर फंगस मिला देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि अगर उसमें कुछ फंगस है भी सही तो वो मर जाए। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसे फंगीसाइड, द केमिकल दैट किल द फंगस इज नोन एज फंगीसाइड। फंगीस्टेसिस क्या होती है? फंगीस्टेसिस ये इट ओनली इनहिबिट द ग्रोथ और द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, यानी ये किल नहीं करती, ये उसकी जो स्पोर को नहीं, उसको स्पोर की जर्मिनेशन नहीं होने देती, उसकी ग्रोथ को रोक लेती है, इनहिबिट कर देती है और प्रिवेंट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, और स्पोर की जर्मिनेशन नहीं होने देती, इसको फंगीस्टेसिस कहते हैं। और इसके बाद एंटी स्पोरोलेंट ये होती है, ये स्पोर को नेक्स्ट यानी एंटी स्पोर यानी उसमें स्पोर प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें वेजिटेटिव बॉडी तो बनती है उसको ये नहीं रोकती, लेकिन ये स्पोर की प्रोडक्शन को रोकती है। एंटी पेनिट्रेंट्स यानी ऐसी ये फंगस होती हैं, यानी ऐसी उसके खिलाफ फंगस को मारने वाली होती हैं कि इसमें फंगस जो होता है प्लांट्स में
उसमें पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इसके बाद हमारी आती है सॉइल ट्रीटमेंट, कि हम अपनी सॉइल को किस तरह से इसके अपनी डिजीज से, अगर हम सॉइल के ऊपर कुछ सॉइल के ऊपर या सीड्स के ऊपर ट्रीटमेंट्स कर लें तो इसको भी हम अपनी क्या डिजीज से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। ये जो डिसइंफेक्टेंट्स होता है, ये इसमें ये जो केमिकल्स होता है इसके ऊपर कोटेड होता है। ये उस वक्त तक होगा जब तक सीड इज नॉट प्लांटेड, यानी जब उसको प्लांटेड कर दिया जाएगा तो इसके बाद इस केमिकल ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो डिसइंफेक्टेंट्स है ये उसके ऊपर, ये सीड्स के ऊपर पैथोजन को किल करेगा और इसके बाद ये एक्टिव रहेगा। जब तक इसके बाद ये उसके जो होते हैं सेल्स में या टिश्यू में एक्टिव रहेगा लॉन्ग पीरियड के लिए, उसमें क्या है एक्टिव रहेगा। इसके बाद प्रोटेक्टेंट्स ये जो होता है ये उसमें पैथोजन को, सीड के ऊपर पैथोजेंस को किल करेगा। किल करने के बाद उसमें के उसके टिश्यूज में ये रहेगा और ये जो सीड की होगी प्रोटेक्शन करेगी जब तक वो क्या उसमें से एम्ब्रियो नहीं निकल जाता। तो इसमें ये कुछ 3 मेथड्स है इसके ट्रीटमेंट के, कि इधर ये 3 किस्म के इसमें केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन ये होता है कि जब तक वो प्लांट्स जब प्लांटेड जब तक नहीं हो, तो जब उसको प्लांटेड कर दिया गया तब उसका यानी ये जो केमिकल्स उसको जस्ट सीड के ऊपर किल करता है। इसके बाद वो केमिकल खत्म हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स में वो उसके टिश्यू में लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रहता है। इसके बाद प्रोटेक्टेंट्स के लिए भी लॉन्ग टर्म में रहता है और सीड की जो प्रोटेक्शन करता है जब तक वो एम्ब्रियो सीड से नहीं निकल जाता। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सॉइल ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले है सॉइल, सबसे पहले है सॉइल ड्रेंचिंग, सेकंड इज तो हमारे पास ये सॉइल ट्रीटमेंट्स हैं। इन ट्रीटमेंट्स के जरिए हम सॉइल में ये जो पैथोजेंस हैं उनको हम किल कर सकते हैं। सबसे पहले है सॉइल ड्रेंचिंग, यानी ड्रेंचिंग का मतलब होता है ये जो फंगीसाइडल को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाएंगे और इसको बनाने के बाद ये हम सॉइल में ये थोड़ी थोड़ी जगह को छोड़कर स्टेप बाय स्टेप उसकी जमीन के अंदर एंटर करेंगे ताकि उसके अंदर ये जो जितने भी पैथोजेंस हैं उससे किल हो जाएं। ये जो ड्रेंचिंग है ये एक स्पेशल किस्म की, जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर उसको दबाने के बाद उसको इसके बाद नेक्स्ट इसको उधर डिस्चार्ज करते हैं। ये जमीन में स्टेप्स बाय स्टेप उसमें इसके सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं। जैसे कि आप ये इधर क्या है पिक्स में देख सकते हैं कि एक पिक्स दिखाई गई है कि वो कैसे सॉइल ड्रेंचिंग कर रहा है। इसके बाद सॉइल ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ये सॉइल में ये जो उसमें पाउडर को, ये जो फंगीसाइड पाउडर होता है या कोई भी पाउडर है उसको हम जमीन में सॉइल में उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी प्रफिंग कर देते हैं जिसमें वो मिक्स हो जाती है और उसके अंदर कोई पैथोजन है तो वो उसमें किल हो जाता है। इसके बाद फॉरो एप्लीकेशन में ये होता है कि फॉरो एप्लीकेशन में ये जो केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम क्या फॉरो में लगाते हैं, जैसा कि हमारे पास शुगर केन है, कॉटन है, तो उनकी फॉरोज में उनकी हम नालियों में ये अच्छे फंगीसाइड्स को जब हम छोड़ देंगे तो उसमें ये उसके रूट्स तक और उसके रूट्स में अब्जॉर्ब होगी और उसके रूट्स में जो अटैक किया हुआ है किसी डिजीज ने या गैस में तो उसको यह किल कर सकता है। इस पर फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन ये एक्चुअली गैस की तरह की होती है, गैस में इसमें गैस की तरह की फंगीसाइड्स वगैरह होती हैं। ये एक्चुअली यूज होता है टू किल द नेमाटोड्स दैट आर पैरासाइट ऑन द प्लांट। ये पैरासाइट के यानी रूट्स में रहते हैं और इसके फ्यूमिगेशन इसको एक इंस्ट्रूमेंट है गोनेंजेक्टर, उस गोनेंजेक्टर के जरिए उसके अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है और उसकी रूट्स में इसको ये जब एंचर कर दिया जाएगा उसमें छोड़ दिया जाएगा, इसको उसमें ड्रॉप इसको में सेपरेट कर दिया जाएगा तो फिर ये उसमें इधर क्या है ये उनको किल कर देगा। इस पर नेक्स्ट है
स्प्रेइंग, ये जो आमतौर पर हम लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर हम स्प्रे करते हैं फंगिसाइड्स एनी केमिकल्स की, ये स्प्रेइंग्स की तरह होती हैं। और स्प्रेइंग में ये होती है लो नोजल इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है और स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर उसमें के ऊपर यानी कि उसके लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर जाते हैं और उधर क्या है पैथोजन जो होते हैं किल हो जाते हैं। और ये जो स्प्रेइंग होती है इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है हाई वॉल्यूम, नेक्स्ट इज लो वॉल्यूम। ये जो हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम में 600 लीटर से अबव वाटर यूज किया जाता है 1 हेक्टेयर के लिए, और 1 हेक्टेयर इक्वल है 2.5 एकर्स के। यानी अगर उसमें हम यानी अगर स्प्रेइंग में वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, उसमें 600 लीटर हम वाटर यूज कर रहे हैं पर हेक्टेयर के लिए, तो ये हाई वॉल्यूम स्प्रे होगी। और लो वॉल्यूम में 100 लीटर वाटर इस्तेमाल किया जाता है, 100 लीटर वाटर इस्तेमाल किया जाता है पर हेक्टेयर, एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। इसके बाद नेक्स्ट है डस्टिंग। हम ये फंगिसाइड्स को डस्ट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में हम प्लांट्स के ऊपर इसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर डाल देते हैं, उसको छिड़क देते हैं। और इसमें जो डस्टिंग होती है इसके लिए ज्यादा मॉइस्चर जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर नमी होगी तो जो डस्ट उसके ऊपर चिपक जाएगा, उसके ऊपर ये ठहर सकेगा। इसके बाद है पेस्टिंग एंड पेंटिंग्स। ये जो उसके पर हम अपने ये प्लांट्स ज्यादातर बागात के ऊपर इसकी पेंट्स कर देते हैं लाइमस्टोन्स की, और इन चीज की बोर्डियस मिक्सचर स्प्रे की हम स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या पैथोजन किल होते हैं और उसकी ये जो रूट्स होती हैं जो स्टेम पर पैथोजन अटैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स में इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच जिसमें वैक्सीन इज एडेड टू प्रिवेंट द डिजीज, के उसमें वैक्सीन ऐड की जाती है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। वो उसकी वजह से जब फिर नेक्स्ट कोई अगर कोई डिजीज उस पर अटैक करती है, कोई वायरस या कोई भी फंगस अटैक करती है, तो उसमें ये जो वैक्सीन होती है उसने हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर रेजिस्ट कर जाता है, उस फंगस के खिलाफ उसने पहले कुव्वत मुदाफत पैदा कर ली होती है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वो प्लांट्स में नहीं होता। हाउएवर ये ट्रांसजीनिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें भी इस तरह के जीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो भी ये जो अपनी जो डिजीज के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा कर सके। तो ये जो इम्यूनाइजेशन होती है ये 3 स्टेप से होती है। एक क्रॉस प्रोटेक्शन, इंड्यूस रेजिस्टेंट एंड ट्रांसजीनिक प्लांट्स के थ्रू होती है। क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है, ये भी जो भी पैथोजन होता है उसी के केमिकल को लेकर उसको नॉन विरुलेंट फॉर्म में बना के उसके प्लांट्स में इंजेक्ट कर देते हैं। जब उधर इंजेक्ट करते हैं तो प्लांट्स ऐसे वो शो करता है कि उसके ऊपर किसी भी पैथोजन ने अटैक कर दिया है, तो उसके खिलाफ वो कुव्वत मुदाफत और रेजिस्टेंट पैदा करता है। उसके बाद जब वो एक्चुअल पैथोजन उस पर अटैक करता है तो उसके खिलाफ उसने ऑलरेडी रेजिस्टेंट पैदा कर ली होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा डिजीज का अटैक नहीं होता या डिजीज उसको डैमेज नहीं कर सकती। इस पर इंड्यूस रेजिस्टेंट होती है। इंड्यूस रेजिस्टेंट में भी इस तरह होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो किसी भी पैथोजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको भी प्लांट्स के अंदर इंड्यूस कर दिया जाता है। उसके केमिकल्स को जब उसके केमिकल्स को इंड्यूस करते हैं वो भी इसी तरह उसमें कुव्वत मुदाफत ऑलरेडी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से और उसमें ये पैथोजन अटैक नहीं कर सकता। इस पर ट्रांसजीनिक प्लांट्स क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप in the plants which resist the disease due to genetic engineering। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये जो उसमें जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इधर एंड होता है। इसमें किस किस्म का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू।